बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर से हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लागू करने और पूरे क्षेत्र को ट्राइब स्टेटस देने की मांग पर एक अधिवेशन, एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ। उत्तराखंड एकता मंच की पहल पर इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इसमें भाग लिया और पुरजोर तरीके से मांग की कि उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए ज़रूरी है कि 5th शेड्यूल लागू किया जाए और वहाँ ट्राइब स्टेटस दिया जाए। इस सम्मेलन में हिमालयी सभ्यता और ख़ास तौर पर खस सभ्यता को लेकर मैंने भी अपनी बात रखी थी। आइए आप भी सुनिए। और सबसे पहले तो उत्तराखंड एकता मंच का मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने एक मौका दिया एक बात रखने का। वैसे बात मेरे हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में पहले से ही है। आप टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग वीडियो जिसमें देख सकते हैं। मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वो लगभग 90% की वीडियो जिसमें है। आप गूगल में लिख लीजिए हिमालयी लोग, आपको मिल जाएगा। और इस बीच में एक बात भूल जाऊं से पहले मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो आदिवासी है वो हमारे बीच में बैठे हैं। झारखंड आदिवासी क्षेत्र है। वहां का एक आदिवासी जो चीफ मिनिस्टर थे शिबू सोरेन, उनके मित्र और हमारे पत्रकारिता के साथी सहारा में थे विश्वगुप्त संपादक रहे, सामने बैठे हैं। तो एक आदिवासी हमारे यहाँ बैठे हैं जो मूलतः घोषित है। अब पता नहीं है वहां की हायरार्की में है, इसमें है कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये आदिवासी राज्य से है। बाकी हमारे भाई देवेशी भी है, सुनील नेगी जी भी है, बहुत से हैं मैं देख रहा हूं। लेकिन खैर मैं पहले आदिवासी भाई की बात करूंगा। अब मैं थोड़ा ये बात करूंगा, ये बात कहां से आई। जब मैं बचपन में गांव में हम रहते थे वहीं से आया, तो लोग कोई हमें भाट कहते थे, हम ब्राह्मण हैं, हम उनको खशा बोल देते थे और चिढ़ते थे। फिर थोड़ी देर में मित्र हो जाते थे, बात यही खत्म हुई। लेकिन दिमाग में था कैसे आई। साइंस का स्टूडेंट रहा मैथ्स से एमएससी करने के बाद, लेकिन वो दिमाग उधर ही रहा। लखेड़ा कहां से आए, इसकी किताब लिख दी, थ्योरी कर दी, ये कैसे आए, ये जिज्ञासा रही। कोरोना काल में वीडियो अपना चैनल बनाया और एक इससे पहले जब मैंने फिर एमए किया पीएचडी की पत्रकारिता में, एक किसी रिसर्च पेपर लिखा, क्योंकि रिसर्च पेपर भी लिखने होते थे। एक रिसर्च पेपर लिखा था कि हिमालय के खस आर्य सभ्यता में समाहित होते, हाशिए पर ऐसे कुछ उसका टॉपिक था। और उसकी मैंने वीडियो बनाई, वो बहुत पॉपुलर हुई, उससे मेरा मोनेटाइज कर दिया था चैनल। उसके बाद इन लोगों ने, राउथान जी और ये जो भी लोग हैं, इन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो रिसर्च पेपर पे आया था मैं, लेकिन मेरे फिर जब खस की बात हो रही, मैंने कहा खस छोटा शब्द हो जाता है। अब आप खस सभ्यता की बात कीजिए। आपको जरा मैं ये बात कह दूं कि जब मैं बोल रहा हूं हिमालय मेरी दृष्टि से है, हो सकता है आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन मेरी दृष्टि है। तो मैं अपनी दृष्टि से हिमालय को देखता हूं, किसी भी चीज को। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, तथ्य मेरे नहीं मिला के हैं। इसमें एटकिंसन से हैं, अपने डबराल जी हैं, इसमें जो भी हैं बड़े बड़े इतिहासकार, उनकी किताबों का रेफरेंस होगा। हाँ, तो जब मैं आया तो एक हिमालय खस से मैंने कहा खस सभ्यता की बात करें, सिविलाइजेशन की बात कीजिए। जैसे हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं या मेसोपोटामिया वगैरह, ये खस सभ्यता। क्यों कहा खस सभ्यता? क्या खसी थे वहां पे? खस से पहले तो वहां पे कोल भी थे, नाग भी थे, किरात भी थे। कहां गए वे लोग? फिर वैदिक ब्राह्मण वैदिक आर्य भी गए, ये कहां से चले गए? हम सिर्फ खस क्यों बोल रहे हैं, ये भी चिंतन करना पड़ेगा। और एक और डर भी हमारे भीतर, क्योंकि एक पोस्ट में मैंने लिख दिया कि खसों की सभ्यता को ब्राह्मणों ने खा दिया, जैसे नालंदा को ब्राह्मणों ने जला दिया था। ये वे लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर को भूल जाते हैं, उन्होंने क्या लिखा। लेकिन तारानाथ जो तिब्बत का 200 साल बाद किताब लिखता है, और उसको 2-3 लोग लिखते हैं विचारधारा के लोग, और उसकी वो एक झा है यहाँ प्रोफेसर, वो लिख कर फिर पूरा इसको लिख देते हैं कि ब्राह्मणों ने जलाया, वो भी मंत्रों से। कहीं किसी सदगति बुद्धगति ये ना हो जाए इस आंदोलन की, समझ लीजिए। मैं आपके सामने तथ्य भी रखूंगा, आशंका भी जताऊंगा, आप सहमत हो न सहमत आप करेंगे। अब बात करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा हम पौराणिक काल की बात करेंगे। पुराणों के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। पुराणों को आप गप माने, कुछ भी माने, लेकिन पुराण इसलिए लिखे गए थे, एक मनुष्य अच्छा मनुष्य बना चाहते थे। यदि आप भगवान शिव की कोई कथा पढ़ते हैं, विष्णु भगवान की, देवी की, पुराण में सब में, तो एक अच्छा मानव बनाने की बात थी, उसको इतिहास में देखिए।
अब हम बात करते थे मानव सभ्यता की, जो भटजी थोड़ा बोल के चले गए थे। यदि हम हिंदू फिलॉसफी की बात करें, मनुष्य का उद्भव कहते हैं केदारखंड से हुआ था। केदारखंड से ले तिब्बत कहते हैं, तिब्बत जिसको कहते हैं, लेकिन तिब्बत का निचला भाग वो स्वर्ग की परिकल्पना, हमारे पांडित भी वही गए थे। लेकिन यह पौराणिक की कथा, और वहीं से आर्य जो भजन सिंह जी की किताब है, उनको उसी थ्योरी पे आगे बढ़ी है वो थ्योरियां, और भी लोगों ने लिखा उसको। लेकिन मैं इतिहास की बात करूंगा। पहले आप स्पष्ट कर दीजिए, समझ लीजिए कि खस और आर्य एक ही थे। अब कैसे आर्य हुए वो मैं बताऊं, ये वीडियो है इसमें। खस आए थे कॉकेसस जो पर्वत है वहां से, खस से आके ईरान, फिर हिंदुकुश पर्वत पार किया उन्होंने, फिर वो कश्मीर, खस वहां से शब्द बहुत से वीडियो आप देख लीजिए, इससे नाम पे आते हैं खैराली, और कई भाषाएं लिखी जाती हैं। खस को हमारी शायद नैनीताल को कुमाऊं में एक भाषा भी है, जो नेपाली है वो भी कुमाऊं से निकली है, डोटियाली वहां से नेपाली निकली है। मतलब ये खस खुराकी खसों की भाषा थी, ये सब मैं बता रहा हूं। पौराणिक मैंने कहा, अब खस आए वहां से, लेकिन खसों से पहले कौन था, कभी सोचा आपने? ये कहा, वैसे तो हिमालय सबसे नया पहाड़ है, और कौन मनुष्य कौन आया पहले चला कोई नहीं जानता। जिसको हमारे पास लिखित में है, हो सकता है उसे कोई और सभ्यता हो, वो मिट गई हो, समाहित हो गई। मैं मिटने की बात नहीं करता, हमारी हिंदू सभ्यता किसी को भी मिटने की बात नहीं करती, तो समाहित करने की बात करती है। हमने सबको समाहित किया अपने पे, और हम उनमें समाहित हो गए। यदि मैंने एक ये अभी यूसीसी पे जो प्रोग्राम हुआ था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कलम में, या फिर मैं उनके देसाई और पूरी टीम पे बैठा था, मैंने कहा मैं खस सभ्यता का हूं, मैं खस नहीं हूं लेकिन खस सभ्यता मानता हूं। क्यों, ये आपको जानना होगा, मैं वही आपके सामने सब तथ्य रखने जा रहा हूं। तो खसों से पहले के थे जो लोग थे, वो जो अभी तक बात थ्योरी आती है, वो थे वहां थे कोल, भील, नाग और किरात, ये लोग थे वहां पे। अब किसने क्या किया ये मैं नहीं जानता, कौन जीते क्या। उसके बाद आए कि खस, और आप जो पुरानी जो बूढ़ी दिवाली मनाते भैलो खेलते, वास्तव में आप कथाएं मत जोड़िए, वो वास्तव में खसों की नाक और कोलों पर जीतने की, युद्ध को जीत के विजय का पर्व था। अभी हिमाचल में मनाया जाता है, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये डीडी शर्मा और कई पुस्तकों में लिखा गया है। तो आपको सिर्फ खस खस बोल के नहीं होना, कौन पता नहीं कि कौन खस है। और एक और, हाँ आगे भी मैं बढ़ूंगा, थोड़े 2-3 चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं कि सब लोग राजस्थान से नहीं आए, ये मैं तथ्य पहले से कहता रहा हूं, और अपने मेरे वीडियो में भी हैं। ये नौटियाल जी के पुष्पुर के तो 888 में आ गए थे, और हमारे पुर के 1060 में उत्तराखंड आए थे, जब राय का थोड़ा किल रहा था, जब इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग वहां पे धर्माटन के लिए भी जाते थे, तब से वो सभ्यताएं पनप गई। तो अब मैं बात कर रहा हूं खसों की। पहले मैंने कहा कोल थे, भील थे, है ना, वहां पे कोल भी थे, भील भी थे, भिरंगाना भिल थे। कोल जो आपके कोली जो लोग हैं वही थे, जो और भी मानधाता, ये पौराणिक कथाएं भी जुड़ गई, सब मिक्स है, लेकिन वो भी थे। उसका किरात, कुलिंद जो थे, कुछ कहते कुलिंद क्या थे, किरात भी थे, कुछ कहते खस थे। ये रिसर्च का विषय है। कौन थे? तो खस आए, खस और आर्य एक थे। कैसे थे अब ये बताइए। ये काकेशस से निकले, काकेशस के आसपास से आर्य भी निकले, बस फर्क ये हुआ कि खस जो थे वो पहाड़ों की तरफ निकल गए, और एक गुजरात की तरफ चली गई, 2 धाराएं निकली थी, वो उन्हीं में समाहित हो गए, जैसे हूण वगैरह वगैरह सब आर्य में समाहित हो गए जो यहाँ के लोग थे। तो हिमालय में चलने वाले खस थे, और वहां पे वो किरातों के साथ मेन तौर पर किरातों से मिले। यदि आपको ओरिजिनल खस देखना है तो आप प्रोग्राम को देखिए, जौनसारियों को देखिए, हाथियों को देखिए। मेरी बहुत बात हुई उनसे। एक चौहान जी थे हिमाचल के प्रिंसिपल रिटायर, मैंने उनसे बात की कि मैं हाटी पे वीडियो बनाऊंगा, इनको एसटी दर्जा दिया है। बोला मैं भी हाटी हूं। तो मैंने कहा चौहान की लिखते, तो हंसने लगे। बोला चौहान तो ठीक है, टाइटल लिखा है, मैं खस हूं। हिमाचल तो आप अब देखिए, आप आगे नेपाल की तरफ जाएंगे, नेपाल में सुदूर पश्चिम तक खसों का, खस देश जो था, कुमाऊं के लिए तो मलिक मोहम्मद जैसी ने खस देश लिखा था, और वो पूरे उत्तराखंड की बात करें, वहां की बात करें तो करनाली तक ये पतियूर राजवंश और ये सब हुई थे खसों का। बाकी वो पूरे आपको ताजुब होगा कि सिक्किम का जो पहला मुख्यमंत्री था नरबहादुर भंडारी, वो गढ़वाल मूल के थे, और जो नेपाल का प्रधानमंत्री है वो कुमाऊं मूल के, ठीक है ना। तो ये सारी आते जाते रहे, लेकिन जो मैं पहले कह रहा था कौन मूल निवासी होगा, वो हम नहीं कह सकते कि खस मूल निवासी है, कोल है, कोई नहीं। कोई गया होगा, जब हिमालय बना तो कोई तो चढ़ा होगा, कोई सभ्यता चढ़ी होगी। इसे जो कहते हैं कि मूल निवासी हूं, वो गलत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी
संविधान में कहीं मूल निवास को नहीं रखा है, कहीं नहीं, वहां पे SC ST है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो जिस प्रदेश में रह रहा है वहां का निवासी वहां का मूल निवासी माना जाएगा। मूल निवास का कॉन्सेप्ट उस संदर्भ में मैं बात करूंगा। मैं मूल निवासी उसकी बात नहीं करूंगा जो आजकल कुछ लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण बाहर के इनको माल भगाओ यहां से, जो जेएनयू में लिख देते हैं। मैं उनके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने पोस्ट में लिखा था कि खस सभ्यता को वैदिक कार्य खा गए। इस संदर्भ में आपको देखना होगा कि हमारे समाज में विघटन न हो जाए, जवाब आपको देने होंगे। तो ये आप आ रही खसों पे मैं बात कर रहा था। तो खस जब आगे बढ़े तो वो वहां पे आ गए। अब खसों की जो बात करूंगा मैं, उनकी देवी देवताओं की मैं बात कर रहा हूं, खस और आर्यों के पहले आगे बताऊंगा कैसे हिमालय में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, कैसे आदिवासी भी होंगे। अब खस और देखिए आप वेदों को पढ़िए। वेदों में आपने आदित्य 12 आदित्य पढ़े हैं। 12 आदित्य क्या है? सूर्य के 12 हिस्से, और हमसे छोटा सबसे जो भारी था वो था विष्णु, और सबसे छोटा होता है दिसंबर का महीना, और वो सूर्य हमको बहुत प्रिय होता है। पर जाते कि नहीं धूप में, हम गर्मी के सूर्य को नहीं जाते, हम जून में सूर्य तो एक है, हम क्यों नहीं जाते? वो आदित्य हमको सबसे प्रिय था, वो सबसे चमका और आगे निकल गया। तो जो वैदिक देवताओं की जो चली थी उसमें रुद्र भी थे, या शिव और रुद्र एक में समाहित हो गए। इनकी जो नैना देवी थी, जो नैनानंदा थी, ये आर्य खसों की देवी थी, जो आज भी बिलोचिस्तान में नैना देवी, जिसको हम माता हिंगलाज कहते हैं, वो नैना देवी, अभी हर फिल्म में एक वीडियो बनाई, वो नैना माता है। ये खस जब आए थे आर्य के वहां से, तो ये खसों की देवी थी। और ये सब जो वेदों में थे, देवी भी आती है, रुद्र भी आते हैं, विष्णु भी आते हैं, बाकी इंद्र गरुड़ आगे पीछे चले गए, हम किसको पूजने लग जाए पता नहीं चलता। तो ये सब थे। लेकिन अब मैं खसों की बात करूंगा, यहां भी तो देवी देवता थे, और वहां की माता थी हिमालय, शिमाली। हिमालय का नाम पहले शिवालय था, शिमालिया, फिर उमा होते होते उमा गया। उमा देवी कौन है? पार्वती, शिव पार्वती। तो ये सारी सभ्यताएं एक होती चली गई। और ये कैसे, किसका रोल था बड़ा, आप समझते हैं? किसी सभ्यता को हिंदू ब्राह्मणों ने खत्म नहीं किया, समाहित किया। इससे बहुत से देवी देवताओं को पूछते, 1 लाख करोड़ कितने कितने, किसी भी देवताओं को पूछते, वो हमने उनको समाहित किया। 3 ही धाराएं हैं इस कॉन्सेप्ट की, चाहे खस आर्यों के हो या आर्यों की। एक थे, मैं इसलिए कहता हूं कि उनके पास देवी भी थी, शिव भी थे, और विष्णु की धारा कहेंगे एक बाद में कि नहीं, विष्णु के जो आदित्य की मैं बात कर रहा हूं, विष्णु की धारा तो ब्राह्मण हिंद। एक चीज और क्लियर कर दीजिए, विष्णु की धारा, यदि वैष्णव धारा की मैं बात करूंगा तो हिंदू में भी बाद में आई, वो बहुत ही अच्छी बनाने की कोशिश की, चाहे कि बौद्धिज्म से प्रेरित हो या बुद्ध से, तो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा मांस त्यागो, क्योंकि देवी में कहता है बलि दो खाओ, क्योंकि युद्ध भी तो लड़ना आपको, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूं। युद्ध नहीं लड़ेंगे तो आप सब बुद्ध हो जाएंगे, तो मारे जाओगे। आपका अफगानिस्तान सब मारा गया था बौद्धिज्म होने के लिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में रखे होंगे, हिंदुइज्म की थ्योरी है। शास्त्र रखोगे तो मारे जाओगे बुद्ध होगे। तो विष्णु की क्या थ्योरी थी? भगवान कृष्ण का जैसे को तैसा। लेकिन विष्णु की क्या धारा थी कि आप वैष्णव धारा में आप खाना क्या खाएंगे? आप मांस नहीं खाएंगे। जो कहते हैं ब्राह्मण क्यों खाता है, ब्राह्मण उसी धारा के नहीं खाते, बाकी खाते हैं। शायद धाराएं तो ये मिक्स होती चली गई। तो वैष्णव धारा और शिव, उनकी धाराएं जो पहाड़ों में चली गई, हजारों साल तक एक रहे, अलग रहे, तो बहुत डिफरेंस आ गया, डिफरेंस सुनने आ गया था। लेकिन आप महाभारत की बात करेंगे, यदि आप महाभारत में करेंगे तो महाभारत के युद्ध में खसों का भी युद्ध देख मिलता है, पुलिंदों का। और आदिवासी की में आप बात करें, आप नोट कीजिए क्या है। आप चंपावत में जाके जो पत्थर फेंकते हैं ना, वो दूधी धार का मता है, मना मतलब, हाँ, जो पत्थर मारते हैं, खून बहाते थे, वो वाली बात। वो क्या था? वास्तव में हिमालय के लोग आयुधजीवी थे, युद्ध से लड़ने के लिए जाते थे, और युद्ध लड़ने के लिए जाने के लिए क्या करते थे? पत्थरों में वो बहुत माहिर थे। जब दुर्योधन के पक्ष, दोनों पक्ष से लड़े थे, खास तौर पे कौरव के और कुलिंद, दोनों तरफ से, पांडव भी और कौरव। तो उन्होंने पत्थरों से ऐसा प्रहार किया था कि वो खुश हो गए थे। तो ये पत्थरों की वही आदिवासी परंपरा थी। और एक और बिंबसार रोया था, आप इतिहास देखिए, बुद्ध के आने के बाद जब युद्ध लड़ने के लिए सेना नहीं गई तो पहाड़ों को लोगों को लाया गया था। कौन थे उसमें? खस भी थे, कुलिंद भी थे, विराट भी थे, सब थे। और आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त की सेना में रखे थे तो कौन थे? वो मैक्सिमम जो लोग थे वो यही खस और कुलिंद और किरात और जिनको थे, वही लोग थे, है ना। और एक और बात आपको और होनी चाहिए कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भाई थे रामगुप्त, जिनको ध्रुवस्वामिनी पत्नी थी, ध्रुवस्वामिनी को कौन मांग रहा था? वो खस नरेश था, जोशीमठ का। तो खसों के इतने बहादुर कौन थे? तो रामगुप्त ने मंगाया था, और रामगुप्त ने उसके बाद खसों को भी वहां से
खैर बाकी बात है, चंद्रगुप्त गए महिला करके उनको मार दिया, जो दिया, तो ये खासून की। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे। हम क्यों पिछड़ गया? अभी हिमाचल की बात कर रहे थे, इसे मैंने कहा खसियापन हम पे, खसियापन मुझ पे भी है, मैं खसियापन पे हूं। मैंने एक वीडियो बनाई कि सबसे बड़ा खसियापन तो मुझ पे। अब वो क्या है, आप बुरा मानिए अच्छा मानिए, खसियापन एक एटकिंसन लिख गए कि बहुत ईमानदार कौम है, दूसरे लेके मरने के तत्पर रहती है, लेकिन अपनों का उपेक्षा करते हैं, अपनों की चोरी करके चले जाते हैं। एटकिंसन लिख गए, ये आज भी परंपरा है, इसलिए उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये बातें थी। और इसके बाद एक और बात कि यदि आप 2-3 चीजें घालमेल हो रखी हैं, या तो आपको शेड्यूल ट्राइब घोषित करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? क्योंकि जब मराठा और जाट अपने को ओबीसी कराने में मुश्किल आ रही है उनकी, तो हम कैसे करेंगे? और एक और 5th शेड्यूल पूरे स्टेट को मिलना मुश्किल है, कुछ पर्टिकुलर इलाकों में मिलता है, वो भी कैसे होगा, ये आपको देखना होगा। ऐसा नहीं कि हमने रखा, सरकार ने कह दिया ओके। जिस रिपोर्ट की बात भाई साहब कर रहे थे पांडे जी, वो थी एस.एल. कासिम की रिपोर्ट 1992 में आई थी, मेरे पास है रिपोर्ट, उससे कहीं मैंने स्टोरी की थी, उसमें बहुत कुछ लिखा गया, हिमालय को लेकर, आप उत्तराखंड को लेकर, आप काम जाओगे उसको देखिए। और यदि आज देखेंगे आप, हालत से ज्यादा नहीं बदले हैं, तो अब 2-3 चीजें हैं कि आपको ये देखना होगा कि अंततः अब हम खासों की जो सभ्यता थी और कैसी थी, अलग हमसे क्या थी। जैसे शादी के लिए उन्हें बहुत अलग सी बातें की, हमारी शादी की कई थी, कई अलग। एक और मैं आप बात फिनिश करूंगा, बहुत कुछ है वैसे डिटेल, कि अभी यूसीसी आया, उत्तराखंड ने कहा कि जो सरकार ने कि जो लिविंग रिलेशन में रहेगा उसको आप वो करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी को। लेकिन ये तो बहुत पहले उदार थे हिमालय के शादी के बंधन। वो क्या था जिसको टेकवा कह रहे थे, वो था यदि किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो गई और बच्चे भी हैं या नहीं भी हैं, तो किसी को एक सेवापति रख लेती थी, और वो क्या था कि वो अपने बिरादरी का भी हो सकता था, परिवार का भी हो सकता था, कोई भी, और उससे पैदा बच्चे पत्नी के जो पति था उसके नाम पे जाएंगे, और वो जब चाहती उसको निकाल सकती थी। इतने अधिकार थे महिलाओं के पास। लेकिन दूसरी तरफ दर्दनाक घटनाएं भी थी, बहुत दुर्दिन भी थे, कष्ट में थी उत्तराखंड की महिलाएं। यदि आज वो सुख मनाना चाहते तो मनाना चाहिए उनको, डांस कर रही तो बहुत उनको लिबर्टी दीजिए, हजारों साल तक वो बहुत कष्ट में रही है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं, कुछ अधिकार थे समाज के। लेकिन जो बात कर रहे थे एल.जी. पांडे जी की, वो 1921 में ये जब घटनाएं हुई, वो पीएचडी करना चाहते थे, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा ये क्यों कर रहे हो आप, आंदोलन चला से नहीं करते। और उन्होंने 1929-30 में पीएचडी की थी लंदन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट फैमिली लॉ, उसमें मेरी वीडियो जहां देखिए, वो सब आपको अलग करती है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ खसों पर मत देखिए, बहुत से लोग अपने को नाग भी कहते हैं, किरात भी कहते हैं। मैं बहुत से उन ब्राह्मणों को जानता हूं जो किरात है, किरात मूल के हैं, जो उन ब्राह्मणों को भी जानता हूं खस हैं, नागों को भी जानता हूं, इसलिए सब वैदिक भी हैं, लेकिन सब एक सभ्यता में आ गए। क्योंकि ये जो आप तरह शादियां होती थी, पैसे देते थे, और पैसे लेके लड़की देखने वालों को, वो ब्राह्मणों ने अडॉप्ट की। इससे सारे ब्राह्मण हो, खस हो, चाहे उसमें नाग हो, जो भी कोल हो, भिल्ल हो, वो सबों ने इस सभ्यता को अडॉप्ट किया। इसलिए खस सभ्यता का मैंने इनको कहा था कि खस सभ्यता होनी चाहिए ना, तो हम उसको समर्थन करते हैं। लेकिन इसकी जो मैंने खतरे बढ़ाए, कल ऐसा ना हो कि नालंदा की तरह सारा ठीकरा ब्राह्मणों के साथ ठोक दिया जाए कि ब्राह्मणों ने सभ्यता की खत्म की, जबकि किसी को कहीं नहीं थी, सब कुछ समझ गया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। मेरे विचार आपको कैसे लगे कमेंट में उसे लिखें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आऊँगा जल्दी ही नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।